अब ये बताइए सर, मार्केट खुश नहीं है जस्ट बिकॉज कि एसटीटी में इजाफा देखने को मिला है। लेकिन अगर हम बजट को अच्छे से पढ़े और उसको समझने की कोशिश करें तो काफी रिफॉर्मिस्ट बजट है। स्ट्रक्चरल चेंजेस पे ध्यान दिया गया है, डेटा सेंटर्स हो या फिर आपके कॉरिडोर फ्रेट कॉरिडोर्स हो या फिर सी लिंकेजेस हो, उनको काफी बढ़ावा दिया गया है। तो ओवरऑल अगर बजट को देखा जाए, मार्केट निराश है जस्ट बिकॉज ऑफ एसटीटी या फिर कुछ और रीजन भी है? नहीं, आई थिंक आपका सही कहना है कि जो एसटीटी जो था कहीं ना कहीं आउट ऑफ सिलेबस था ऑब्वियसली। और एक मार्केट में एक एक्सपेक्टेशन भी बन गई थी कि पिछले 15 महीनों से जब एक काफी वीकर वीकर सेंटिमेंट और एक कहीं ना कहीं कंटिन्यूस एफआई के आउटफ्लो के चलते एक काफी बड़ा लॉस मिड कैप और स्मॉल कैप में हो रहा था। तो एक जी। होप भी बन गई थी कि शायद गवर्नमेंट कुछ फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ एलटीसीजी में कुछ कमी लाकर उन्हें कहीं ना कहीं खुश करने की कोशिश करें। उसके विपरीत हम्म। जब हमने देखा कि स्थिति जो है एफएनओ पर बढ़ा दिया गया, तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं निराशाजनक आउटकम रहा था। बट ठीक है, हम्म। एक्सपेक्टेशन भी बहुत गलत हो गई थी कि मतलब मार्केट में ये भी चल रहा था कि आप फैमिली इनकम क्लब कर दोगे तो 30 लाख या तक तो या आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। आई थिंक जी। पिछले एक साल में गवर्नमेंट ने बहुत कुछ मिडिल क्लास के लिए ऑलरेडी दिया है। लास्ट बजट में ही हमने देखा था कि 12 लाख तक की जो इनकम है उसमें कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। एंड देन फॉलोड हम्म। बाय जीएसटी रैशनलाइजेशन इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो आई थिंक कहीं हम्म। ना कहीं जो गवर्नमेंट के पास स्पेस था, क्योंकि अगर आप टैक्स कलेक्शन के भी आंकड़े देखेंगे तो उसमें कहीं ना हम्म। कहीं अब स्लो डाउन होते हुए दिख रहा है। तो गवर्नमेंट जी। ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव बोरोइंग करके कहीं ना कहीं बेनिफिट देते रहेगी, तो क्योंकि उसका इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पे हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फॉर्म में दिखने लगेगा। तो मुझे लगता है कि एक वेल बैलेंस बजट है। इनफैक्ट मैं हम्म। ये कहूंगा कि कंटिन्यूटी ऑफ अर्लियर जो रिफॉर्म प्रोसेस है जो पिछले 4-5 सालों से गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया है, केपेक्स ड्रिवन प्लान, अलग अलग इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना सो एज टू इंश्योर कि आगे जो इंडिया का जो फ्यूचर जो सेक्टर है, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉनिक, वेदर इट इज सेमीकंडक्टर, डेटा हम्म। सेंटर। आज के 4-5 साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर बहुत सपोर्ट किया था गवर्नमेंट ने इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। और जब वो हम्म। इंडस्ट्री कहीं ना कहीं स्टेबिलाईज हो गई तो ग्रेजुअली सब्सिडी भी विड्रॉ कर ली गई। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टेप है लॉन्ग टर्म में। डेफिनेटली जो न्यू एज बिजनेसेस हैं जैसे डेटा सेंटर हो गया, इनफैक्ट डेटा हम्म। सेंटर में जो टैक्स हॉलिडे दिया गया है, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग बूस्टर। आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफी बड़ा कैपिटल इंडिया में आएगा। तो आई थिंक आई विल रेट दिस बजट एज अ कंटिन्यूटी ऑफ एन अर्लियर रिफॉर्म प्रोसेस। ऑब्वियसली हम्म। एसटीटी है, बट एसटीटी का इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता है कि आप जैसे और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, ऑब्वियसली हमें काफी सारे कंप्लायंस के रिस्ट्रिक्शन भी हैं, हम तो कैश मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। बट जो ट्रेड भी हम्म। करता है, मुझे नहीं लगता है कि वो फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा ट्रेड करता है रिटेल इन्वेस्टर। दे आर मोर ऑन ऑप्शन साइड। और ऑप्शन में अगर आप देखेंगे, एक मोटा मोटी एक लॉट के पीछे 4 या 5 रुपए का ही इंक्रीमेंटल कॉस्ट आया है। तो आई थिंक इट्स नॉमिनल। और हिस्टोरिकली अगर आप जाके देखेंगे, जब जब एसटीटी बढ़ा है तो उसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट वॉल्यूम पर भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट हम्म। एफएनओ वॉल्यूम कंसिस्टेंटली ऊपर ही गए हैं पिछले दस हम्म। पंद्रह महीने का। अगर हम डेटा छोड़ देते हैं तो जब भी एसटीटी बढ़ा है तो हमने देखा है कि हम्म। ओवरऑल वॉल्यूम में कोई बहुत ज्यादा डीप आया नहीं है। मे बी हाई हम्म। फ्रिक्वेंसी ट्रेडर के लिए डेफिनेटली जो ब्रेक इवन कॉस्ट है उसमें कहीं ना कहीं हम्म। इंक्रीमेंट आते हुए दिखेगा। तो टू दैट एक्सटेंट मुझे लगता है कि एनीवे अल्गो अल्गो और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर के आगे मुझे नहीं लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर मैन्युअली विदाउट एनी टूल बहुत ज्यादा पैसा बना पाएगा। अल्टीमेटली रिटेल इन्वेस्टर विल ऑलवेज बी एट अ लूजिंग एंड। तो मुझे लगता है कि एक तरह से रिटेल इन्वेस्टर के हित में ही है ये डिसीजन। और अगर हम्म। आप ऑप्शंस में काम करते हो तो बहुत ज्यादा आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ते हुए नहीं दिखेगी। हम्म। सनी सर, गवर्नमेंट की बोरोइंग को लेकर चिंताएं जताई जा रही है। 7.2 लाख करोड़ की बोरोइंग सरकार करेगी और वो जो है वो बॉन्ड के जरिए भी करेगी, जिसके चलते हुए बॉन्ड पे पहले से ही हमने देखा कि डिस्पाइट ऑफ आरबीआई रेट कट हमने कुछ यील्ड में ज्यादा गिरावट देखी नहीं थी। और आज अगर हम यील्ड्स की बात करें तो नियर टर्म यील्ड्स में करीबन 1 साल का उच्चतम स्तर के आसपास कामकाज कर रहे हैं। और मे बी दैट इज द रीजन बिकॉज मेनी ऑफ द बैंक्स जो है वो आज दबाव में कामकाज कर रहे हैं, बिकॉज उनकी ट्रेजरी इनकम पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसको आप कैसा देखते हैं, द कोरिलेशन बिटवीन द बॉन्ड मार्केट एंड द बैंकिंग स्टॉक्स? Yeah, obviously, higher bond yield always lead to a losses on treasury book, और जो प्रिडोमिनेटली पीएसयू बैंक के केस में थोड़ी ज्यादा होती हैं। और अभी रिसेंटली जिस तरह से बैंक में ट्रांजिशन हो रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं रेट कट जो है वो ट्रांसमिट किए जा रहे हैं, तो उसके चलते निम पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर बना हुआ है। तो हम्म। टू दैट एक्सटेंड अगर हम देख रहे हैं पिछले 1-2 क्वार्टर से ट्रेजरी इनकम थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है बैंक के अर्निंग को, अदर इनकम हम्म। सपोर्ट कर रही है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं बैंक के अर्निंग भी थोड़े डिसेंट आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सीट को लगा कि अब शायद फोर्थ क्वार्टर में जब ट्रेजरी इनकम का सपोर्ट नहीं मिलेगा
तो हो सकता है कि हम्म, आने वाले क्वार्टर में थोड़ी अर्निंग्स वीक आ सकती है पीएसयू बैंक की, और उसी का नीजक रिएक्शन कल हमने मार्केट में देखा। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि बैंक का जो कोर ऑपरेटिंग इनकम है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन से ही आता है, जो कि आने हम्म, वाले साल में FY 27 में नॉर्मलाइज होकर ग्रेजुअली बढ़ते हुए दिखेगा। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा निगेटिव है, स्पेशली फॉर प्राइवेट बैंक। पीएसयू बैंक में ऑब्वियसली एक आध क्वार्टर का ऊपर नीचे अर्निंग्स आ सकती है, बट विद इन पीएसयू बैंक ऑल्सो अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स हैव गिवन गाइडेंस की 11-12% की क्रेडिट ग्रोथ वो भी आराम से आने वाले साल में कर लेंगे। और अगर आप हम्म, ओवरऑल सिस्टम लेवल क्रेडिट ग्रोथ भी देखोगे तो दिसंबर में हमने देखा है कि रिसेंटली 14% की भी सिस्टम में क्रेडिट ग्रोथ देखी गई थी। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री इज वेल प्लेस इन टर्म टू डिलीवर 12 to 13% काइंड ऑफ क्रेडिट ग्रोथ। ऑब्वियसली हम्म, फ्यू बैंक्स विल आउटपेस द इंडस्ट्री ग्रोथ, और वहीं वो जो बैंक है वहां मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इन्वेस्टर का ध्यान वहीं रहेगा, जो बैंक हम्म। आउट परफॉर्म करेगी इंडस्ट्री ग्रोथ को लेकर। डिफेंस स्पेस में काफी बड़ी एलोकेशन, फोकस तो हमेशा रहा है सरकार का, और इस बार भी 15% का इजाफा। लेकिन डिफेंस केपेक्स को देखें तो यहाँ करीबन 18% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है एलोकेशन में। सो डिफेंस एज ए स्पेस अब आपको कैसा लगता है? वैल्यूएशन कंसर्न्स को पीछे छोड़ देना चाहिए और इस बजट की अनाउंसमेंट को देखना चाहिए, या कि वैल्यूएशंस एंड बजट अनाउंसमेंट्स एंड एग्जीक्यूशन जो है वो आगे प्ले करेगी डिफेंस स्पेस में? चलिए, एग्जीक्यूशन कोई भी ऑर्डर बुक ड्रिवन बिजनेस में लंपी रहेगा जी। रिसेंटली हमने देखा भारत डायनामिक्स के नंबर भी काफी वीक आए ओबियसली, बट होता है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन एक क्वार्टर से स्पिल ओवर होके अगले क्वार्टर में चले जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऑर्डर बुक ड्रिवन बिजनेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर देखकर इन्वेस्टर को डिसीजन लेना चाहिए। अल्टीमेटली अगर आपकी ऑर्डर बुक है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी ऑर्डर बुक अब भी बुक टू बिल में कन्वर्ट होगी, तो ऑब्वियसली आपका रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज होते हुए दिखेगा। बट एट द सेम टाइम एक चीज ध्यान रखना होगा कि पिछले रैली में जिस तरह से डिफेंस स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न दिए, ऑब्वियसली जब आप वैल्यूएशन बढ़ चुके हैं तो उस तरह के रिटर्न नहीं बनेंगे। रिटर्न विल मिमिक ऑब्वियसली द अर्निंग ग्रोथ। अगर आप मिड टीन रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो लार्ज कैप डिफेंस कंपनी से, तो आई थिंक आपकी एक्सपेक्टेशन रीजनेबल है। और उसी के चलते जिस तरह से हमने देखा कि बीएल के भी नतीजे काफी अच्छे आए, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है ये फॉल में बीएल को पोर्टफोलियो में ऐड करने का। जहां अगर आप 480 to 500 का प्राइस टारगेट अगर आपको रखते हैं आने वाले 12 से 15 महीने में, तो डिसेंट रिटर्न वहां से आप देख सकते हो। और ओवरऑल डिफेंस को कहीं ना कहीं जिस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रही है, आगे जाके एक्सपोर्ट की भी एक अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी खुलती हुई दिखेगी, जो मुझे लगता है कि आने वाले 18 से 24 महीने में हम उसमें उसको उसे ऑर्डर बुक में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। तो आई थिंक दैट विल फर्दर गिव अ लॉट ऑफ विजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द डिफेंस सेक्टर। तो आई थिंक डिफेंस आई थिंक वेल प्लेस है, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। बस आपकी एक्सपेक्टेशन सही होना चाहिए। डोंट एक्सपेक्ट दैट बीएल विल बिकम अ मल्टीबैगर फ्रॉम ईयर ऑन। मल्टीबैगर होगा 4 से 5 साल में डबल हो सकता है, बट डोंट एक्सपेक्ट कि स्टॉक साल भर में डबल हो जाएगा। आईटी और डेटा सेंटर्स को लेके काफी अनाउंसमेंट हुई है। टैक्स हॉलीडे, डेटा सेंटर्स, इंडिया बेस्ड डेटा सेंटर्स के लिए, फिर सेफ हार्बर मार्जिन्स, एडवांस टैक्स रूलिंग फॉर आईटी सर्विसेज। सो आईटी एक स्पेस है, अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और अगर यूएस और इंडिया के टैरिफ्स में समझौता हो जाता है, जो अब कहा जा रहा है कि होने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है, पोस्ट वेनेजुएला से हम तेल खरीदने वाले हैं, तो ऐसे में आईटी स्पेस में आप किन स्टॉक्स पे नजर रखेंगे? ऑब्वियसली आईटी, जिस तरह से मैं कुछ कमेंट्री भी सुन रहा था, मुझे लगता है कि इंडिया जो है ना बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का इनोवेटर नहीं है, बट जब टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की बात होती है तो इंडिया आई थिंक उसमें सबसे आगे होता है। तो एआई एज अ टेक्नोलॉजी हैज ऑलरेडी बीन इवॉल्व, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन का समय है। तो जिस तरह से हम काफी सारी आईटी कंपनीज की कमेंट्री भी सुन रहे हैं, आप टीसीएस ले लो, एचसीएल टेक ले लो, सबने कहीं ना कहीं अपना एक लाइन आइटम रिपोर्ट करना स्टार्ट किया है कि एआई के थ्रू अब वो कितना पैसा कमा रहे हैं। तो आई थिंक डबल बेनिफिट है। ऑन वन हैंड उनकी खुद की प्रोडक्टिविटी में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आते दिख रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम वो अपने क्लाइंट्स को भी कॉस्ट टेकआउट डील में हेल्प कर रहे हैं यूजिंग एन एआई, एंड इंश्योरिंग कि एआई की इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू उनका कैसे मार्जिन एक्सपैंड हो सके। तो मुझे लगता है कि आने वाले साल में ग्रेजुअली हम देखेंगे कि एआई से जो कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू का, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखेगा। और आई थिंक टीसीएस ने रिसेंटली, हम सब भूल गए कि आई थिंक $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी अनाउंस किया था डेटा सेंटर में। I think that again is a very big step if I try to correlate with the yesterday's budget। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली रेवेन्यू का जो माइग्रेशन है टुवर्ड्स एआई ग्रेजुअली होते हुए दिखेगा आईटी कंपनीज में। एंड जिस तरह से आपने सही कहा कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील हो जाती है, तो एक जो ओवरहैंग है, सेंटिमेंटल ओवरहैंग है, वो कहीं ना कहीं हट जाएगा।
आई थिंक हम्म, टीयर वन आईटी कंपनीज का एक एवरेज जो एस्टिमेट है आने वाले साल में 6-7% का है टॉप लाइन ग्रोथ का। मुझे लगता है कि इफ ड्यू टू एनी रीजन ग्लोबल अनसर्टेनिटी कम होती है तो वहाँ एक हम्म, आउटराइट चांस है कि वो जो गाइडेंस है उसमें कहीं ना कहीं एक अपग्रेड हम आने वाले समय में देख सकते हैं। बट एज वी स्पीक मुझे लगता है कि मिड साइज आईटी कंपनीज में जहाँ रिलेटिवली बेहतर ग्रोथ आ रही है, जैसे बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट, LTTS, ER&D स्पेस की जो कंपनीज है वहां मैं फोकस करना चाहूंगा। सर अब ये मेजर इवेंट इज इट्स इट्स ओवर। अब बाजार को यहाँ से दिशा कौन सा की ट्रिगर हो सकता है? I think again the biggest hurdle right now is obviously India US ट्रेड डील, जहाँ लग रहा है कि मुझे लगता है कि यूएस को भी अब कहीं ना कहीं फॉर्म ऑफ फैक्टर लगने लगा है कि इंडिया जिस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाकी कंट्रीज के साथ कर रही हैं, तो ऑब्वियसली दे आल्सो नीड टू गेट ऑन टेबल एंड साइन द डील। और जिस तरह से हम नंबर्स भी देख रहे हैं जो कंपनीज का यूएस में एक्सपोजर है, कोई बहुत ज्यादा खराब नंबर नहीं आया। जैसे अगर हम गरवारे हाईटेक के नंबर देखते हैं जिसका 50% बिजनेस यूएस से आता है, उसमें हम्म, हार्डली 1% का मार्जिन डिपा है ये क्वार्टर में। तो दिस दिस सिग्निफाइज कि जो यूएस के क्लाइंट है वो जो हम्म, प्रोडक्ट्स है वो जो भी एडिशनल टैरिफ है वो कहीं ना कहीं खुद एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एंड दैट इज द हम्म, रीजन कि ये कंपनी अपना बिजनेस कंटिन्यूअसली ग्रो कर पा रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है तो उससे कोई दिक्कत हो रही है यूएस में बिजनेस करने में। एंड अगेन मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज हैव डिसाइडेड कि दे विल स्टार्ट डाइवर्सिफाइंग टुवर्ड्स एन अदर कंट्री, जिसका बेनिफिट भी आने वाले समय में आप प्ले आउट होते दिखेगा। सो मार्केट्स इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म तो हम सबको पता है मार्केट्स गो अप, बट इन शॉर्ट टर्म थोड़ा पेन और। शॉर्ट टर्म में हो सकता है। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म मार्केट थोड़ा लेवल्स के हिसाब से चलता है, तो जिस तरह से एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि 25,450 इज एन इम्पोर्टेंट हर्डल, जब तक वो क्रॉस नहीं होगा बेंचमार्क पर तब तक दिक्कत रहेगी। बट मुझे लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में काफी सारे पॉकेट्स हैं जहाँ वैल्यूएशन काफी रिजनेबल हो चुके हैं। ऑटो एंसिलरी आप देख लीजिए, अभी ऑटो सेल्स के नंबर ये मंथ के भी आए, काफी रोबस्ट नंबर मुझे लगे ऑटो एंस में। और मुझे ऑटो ऑटो ओईएम में तो ऑटो एंड्स कैन बी वन ऑफ एन गुड स्टोरी इफ समवन वांट टू राइट। काफी सारी कंपनीज 20 के पी में ट्रेड हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक एक्यूमुलेशन का फेज है आने वाले 2-3 महीने में भी। टिल द टाइम ये ट्रेड डील और जितना भी ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी है ये चलती रहेगी, तब तक एक अच्छा मौका है कि पोर्टफोलियो जो है उसे चर्न करें। अगर आपके पास कोई लो क्वालिटी स्टॉक है, आप एसएमई कंपनी में बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली बॉटम अप अप्रोच आपको लेना होगा। क्वालिटी कंपनीज में आपको पोर्टफोलियो को रोटेट करना होगा, और जो एक्सपेक्टेशन है उसे टोन डाउन करेंगे। मे बी क्लोजर टू 15% रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न अगर आप रखेंगे, तो मुझे लगता है कि देन यू विल बी एन हैप्पियर पर्सन इन कैपिटल मार्केट। थ्री स्टॉक्स, स्टॉक्स नहीं बोलूंगी, थ्री सेक्टर्स पोस्ट बजट जहां पे आप काफी बुलिश हैं। आई थिंक डिफेंस, नो डाउट, जिस तरह से डिफेंस में एलोकेशन भी बढ़ा है, आई थिंक क्वालिटी ऑफ केपेक्स इज इंक्रीजिंग, टर्निंग डे बाय डे बेटर। तो मुझे लगता है कि डिफेंस डेफिनेटली एक अच्छा सेक्टर रहेगा जहाँ अच्छी खासी अर्निंग ग्रोथ आने वाले समय में देखेंगे। ऑटो एंसिलरी को मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप देखें बहुत सी ऑटो एंसिलरी कंपनी भी डिफेंस में फोरे कर रही हैं। बेलराइज ने रिसेंटली डिफेंस एरोस्पेस में भी फोरे की, तो मुझे लगता है कि उसका दोनों का ही बेनिफिट ऑटो एंड्स में प्ले आउट होते दिखेगा। एंड तीसरा प्राइवेट बैंक्स को मैं रखना चाहूंगा, जहाँ क्लियर कट विजिबिलिटी है कि FY 27 में अर्निंग ग्रोथ जो है एटलीस्ट मिड 10 लेवल पर रहेगी और वैल्यूएशन डिसेंट लेवल पर चल रहे हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि तीनों सेक्टर में कोई बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखने मिलेगी आने वाले समय में। जी सनी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सर। थैंक यू।